हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 18 यानी हमारा पूर्वालोकन सीरीज में आज 18वां दिन है। और 18वें दिन में आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, महान्यायवादी और सीएजी यानी कि महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षण। और उसके साथ ही साथ हम वरीयता अनुक्रम भी कंप्लीट करेंगे। तो अब फटाफट हमें टॉपिक कंप्लीट करने हैं। दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, थोड़ा सा महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षण थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वरीयता अनुक्रम वाला टॉपिक आपका छोटा है। तो चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के तहत, तो चलिए आज हम थोड़ा सा ब्रश ना चेंज कर लेते हैं। बहुत दिन से ग्रीन ब्रश चल रहा है, अब आज ले लेते हैं पर्पल। चलिए, भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, तो हमें याद रखना है कि महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये याद रखना है कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने की अहर्ता रखता हो। यानी जिस व्यक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज होने की काबिलियत होगी, वही अधिकारी, वही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी पद के लिए चुना जाएगा, यानी नियुक्त होगा। वो भी किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का ये कर्तव्य होगा कि वो भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवत किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 76(4) यानी कि महान्यायवादी जो है वो 76(3) के तहत किसी भी कोर्ट में जाकर के सुनवाई कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76(4) के तहत महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर पद धारण करते हैं। तो इनका पद जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर होता है, जब चाहे तो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, और इनको जो वेतन मिलता है वो भी राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि महान्यायवादी क्या करता है, संसद के दोनों सदनों में शामिल हो सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतदान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कार्रवाई में शामिल आराम से हो जाएगा। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। तो संसद सदस्य हैं भाई, तो इन्हें सारे भत्ते मिलेंगे और सारे विशेषाधिकार मिलेंगे। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए हर किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो यहाँ पे महान्यायवादी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नंबर आता है एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता आपका राज्य में होता है, जैसे कि केंद्र में हमारा महान्यायवादी होता है, वैसे ही हमारा राज्य में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होगा। तो राज्य का राज्यपाल, जो काम राष्ट्रपति वहाँ करता है वही काम राज्य का राज्यपाल यहाँ करता है। और अहर्ताएँ भी सेम है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अहर्ता होनी चाहिए और यहाँ पर आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अहर्ता, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए हर किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। कौन, राज्य का राज्यपाल। ठीक है। अनुच्छेद 165(2) कहता है कि वो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। तो वहाँ पे संघ में आपका जो है राष्ट्रपति को और संघ को परामर्श देने वाला कौन है, देश को, अटॉर्नी जनरल है। और यहाँ पर राज्य को परामर्श देने वाला कौन है, तो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। लगभग सेम है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। तो अगर दोनों को मिलान करके हम पढ़ेंगे तो ये जल्दी तैयार हो जाता है। पहले मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूज़न होती थी, लेकिन जब मैंने इनको दोनों को मिलान करके पढ़ना शुरू किया ना, तो फिर ये तैयार हो गया। तो ऐसे आपको भी करना है।
अनुच्छेद 165(2) के अनुसार वो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है और राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। तो वहां पे संघ में प्रथम विधिक अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल है। और राज्य में प्रथम विधिक अधिकारी कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर एडवोकेट जनरल है। ठीक है। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार वो राज्यपाल के प्रसाद प्रियत पर पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। तो सेम चीज वहां पे राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल के लिए करते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर अटॉर्नी जनरल होता है हमारा महान्यायवादी, और यहाँ पे राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर होता है हमारा महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, और पारिश्रमिक वहाँ पे वो राष्ट्रपति से लेता है और यहाँ पर ये राज्यपाल से डिसाइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में। तो अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। इसका अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान में कितने अनुच्छेद में दिया गया? तो 148(1) में दिया है, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो भाई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और वो अपने पद से केवल उसी रीति और आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति और आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर हटाने की प्रक्रिया चलती है, उसी तरह से महान्यायवादी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पे भी वैसी ही प्रोसेस अपनाया जाएगा। इसके अलावा किसी और प्रोसेस से वो नहीं हटाया जाता। संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित करके ही उसे इस पद से हटाया जा सकता है, और ऐसे ही हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। तो भाई जब एक बार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए और उसके बाद आप वहां से हट गए या रिटायर हो गए, तो उसके बाद आप किसी भी पद पे काम नहीं कर पाएंगे, आपको किसी भी पद का पात्र नहीं माना जाएगा। रिटायर हो गए तो बस रिटायर हो गए, आप कोई भी पद अब आपको प्राप्त नहीं होगा राजनीति में। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक का या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो इसकी आयु तक। इसको लोक लेखा समिति का आंख और कान कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लोक लेखा समिति का आंख कान कौन है? तो भाई कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो क्या करते हैं भाई? ये इनका काम है कि राष्ट्रपति के समक्ष सारे जितने भी लेखा हैं उसके सारे प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष ये प्रस्तुत करेंगे, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। यानी राष्ट्रपति जब उनसे कहेगा कि आप इन सारी चीज़ों को, प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन में रखिए, तब रखा जाएगा। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो भाई केंद्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राज्य में ये राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे लेखाओं को। राष्ट्रपति संसद के प्रदेश सदन के समक्ष रखवाएगा और राज्य में राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद के द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हुए चलना है कि क्या करते हैं, राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो वो 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कौन से हैं? पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट देना, दूसरा है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट देना और सरकारी उपक्रमों, और तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट देना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है, यानी कि लोकसभा में भी रखवाता है और राज्यसभा में रखवाता है। तो अब यहाँ पे हमारा नोट्स फिनिश होते हैं और अब चलते हैं हम इसके PYQ सॉल्व करने में। ठीक है।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू हम आराम से करेंगे और टाइम लेकर करेंगे। जितने भी पॉइंट्स एक क्वेश्चन में होते हैं वो सारे पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे, चाहे वो क्वेश्चन कितनी भी बार रिपीट क्यों ना हो, ताकि हमारा अभी के अभी पूरा टॉपिक ये तैयार हो जाए और हमें से दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो हमें पता है कि कानूनी विषयों पर भारत सरकार को परामर्श देते हैं अटॉर्नी जनरल। तो भाई दोनों नाम याद रखने हैं, इंग्लिश में भी आता है नाम और हिंदी में भी आता है, और ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। तो अगर आपने हिंदी का नाम और इंग्लिश का नाम नहीं रटा, नहीं याद किया, तो आप यहाँ पर कंफ्यूजन कर जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे पहले हो चुका है। तो अटॉर्नी जनरल हम कहते हैं किसको? भारत के महान्यायवादी को। किसको कहते हैं? भारत के महान्यायवादी को। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम अब ये बात आ गई है तो इसी को कर लेते हैं भाई। तो अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि एडवोकेट जनरल कौन है? तो एडवोकेट जनरल है हमारे महाधिवक्ता। कौन है? महाधिवक्ता। ठीक है, और महाधिवक्ता कौन होते हैं? तो भाई ये राज्य में होते हैं। जो काम महान्यायवादी केंद्र में करता है वही काम राज्य में महाधिवक्ता करता है। इसके अलावा तीसरे क्या थे? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिनको हम कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग। तो इंग्लिश में आ जाता है कैग। तो कैग का मतलब हो गया हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये इंग्लिश याद रखनी है और साथ साथ इसकी हिंदी भी याद रखनी है। तो यहाँ पे आंसर होगा, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल देते हैं, यानी कि हमारे महान्यायवादी देते हैं। अब यहाँ पे और क्वेश्चन बनेंगे। महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76(1) में। ठीक है, अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हर किसी व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है, तो 76(1) में भाई हमारे महान्यायवादी हैं। ठीक है, 76(2) कहता है कि महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर अपना पद धारण करता है। तो ठीक है, इतने टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर अपना पद धारण करता है? तो अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर कौन अपना पद धारण करता है? तो वो धारण करता है भारत का महान्यायवादी। कौन करता है? भारत का महान्यायवादी। और भारत का महान्यायवादी इंग्लिश में क्या कहलाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, और ये कितने नंबर पर है? तो ये अनुच्छेद 76(1) में इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, और किस उसमें ये लिखा हुआ है? तो भाई 76(1) हमारा जो अनुच्छेद है उसमें ये दिया हुआ है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76(1) में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी हैं भारत के महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और राज्य के विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो वो होते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं भारत के महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बार बार याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अब आप देखा आपने कि यहाँ पर इंग्लिश में नाम आ गया। तो अगर हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम नहीं याद हुए होंगे तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल में। तो यहाँ बस अच्छे से रट लीजिए कि अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को कहते हैं और वो केंद्र में होता है, और एडवोकेट जनरल आपका महाधिवक्ता को कहते हैं जो कि राज्य में होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। और ये बात दी हुई है अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। तो वो सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है भारत का महान्यायवादी, क्योंकि भारत का वो मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। तो किसके विधि सलाहकार हैं? तो भाई इस भारत सरकार के विधि सलाहकार हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो फिर से वही क्वेश्चन आता है, महान्यायवादी को होगा। ठीक है, किसको? अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी को। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम कथन पढ़ते हैं और फिर उस पर विचार देते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। और कौन से अनुच्छेद में नियुक्त किया जाता है? तो ये 76(1) में दिया हुआ है कि भाई भारत का अरे क्या हो रहा है यहाँ पे पेन, तो एक सेकेंड। तो ये पहला आपका सही है और यहाँ पे अनुच्छेद 76(1) आएगा कि भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करेंगे, अटॉर्नी जनरल को। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा दिया है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। तो ये भी बात सही है और ये भी आपकी 76(1) में दी हुई है। ठीक है, तीसरा है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये बात सही नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी एक सदन का सदस्य हो। चौथा है संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो नहीं, उसे संसद में महाभियोग लगाकर हटाया नहीं जा सकता। उसके हटाने का प्रोसीजर वही है जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रोसीजर होता है। ठीक है, उसके आधार पर ही हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वो किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। ये बात कही गई है अनुच्छेद 88 में। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पे अपना पद धारण करता है, अनुच्छेद 76(4), अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया हुआ है कथन कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो भाई ये गलत है। पारिश्रमिक कौन इनका डिसाइड करता है? तो डिसाइड करते हैं राष्ट्रपति। तो आपका दूसरा वाला भाई रॉन्ग है। ठीक, नेक्स्ट, तो केवल और केवल आपका 1 सही है। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(4) के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ बात भारत के महान्यायवादी की हो रही है, तो चलिए कथन को देखते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो भाई वो किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। लोकसभा क्या, वो राज्यसभा में भी भाग ले सकता है। ठीक, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तो भाई सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, लोकसभा में बोल सकता है। तो भाई बोल सकता है, लेकिन आप मतदान नहीं कर सकता। तो लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपका कथन पहला और तीसरा सही होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर।
तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी क्या कर सकता है? भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा को किसी समिति का सदस्य हो सकता है और लोकसभा में बोल सकता है। लेकिन लोकसभा में मतदान करने का अधिकार भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है किसे? भारत के महान्यायवादी को, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी सदन के सदस्य हो या फिर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी, ठीक है। अब ये बताओ कि भारत का महान्यायवादी कितने अनुच्छेद में है? तो 76(1) में प्रावधान है, ठीक है। अब ये बताओ, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग किस में है? तो कैग आपकी किस में है? 148 में, है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका किस में दिया हुआ है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं आपके 148(1) में। ये भी याद करते हुए चलो। नेक्स्ट, चलो अब यहाँ पे देखते हैं, एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। चूंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वो भी संसद का सदस्य नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल सही है कि उपराष्ट्रपति भी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता। इस दौरान वो सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वो सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने की बात हो तो वहां उत्तर महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है, लोकसभा में नहीं होती है। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है। साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? महान्यायवादी होगा, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति भी ले सकते हैं और महान्यायवादी भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, तो भाई ये बात तो सही है, वो भाई मंत्रिमंडल का सदस्य तो नहीं है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, तो भाई बोलने का अधिकार तो है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, तो नहीं, उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा और डी वाला तो लिखा ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी सलाहकार, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी सलाहकार। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधिक अधिकारी भी होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। और ये अटॉर्नी जनरल और उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं, वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर होता है क्या? अभी हमने पढ़ा, एक न्यायिक सलाहकार होता है, ठीक है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देते हैं एडवोकेट जनरल यानी कि भारत महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? महाधिवक्ता बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य सरकार की बात होती है तो राज्य सरकार में महाधिवक्ता आते हैं और महाधिवक्ता कितने अनुच्छेद में आते हैं?
तो महाधिवक्ता आते हैं आपके 165(1) में, ठीक है। 165(1) में महाधिवक्ता का प्रावधान है। चलो अब जरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। महान्यायवादी कितने नंबर पर है अनुच्छेद में? तो 76(1) में महान्यायवादी दिए हुए हैं। एडवोकेट जनरल किस में दिए हैं? तो एडवोकेट जनरल का प्रावधान है 165(1) में, ठीक है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस में है? 148(1) में है। तो ये तीनों ही याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं 165(2) के तहत। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करेगा अनुच्छेद 165(1) में। उपराज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पे पद धारण करते हैं, ठीक है। ये बात कही गई अनुच्छेद 165(3) में। और राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार भी एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता होता है। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो अब आंसर होगा महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन है? तो कानूनी मामलों में सलाहकार कौन होता है राज्य सरकार का? महाधिवक्ता। और केंद्र में कौन होता है? महान्यायवादी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पे की जाती है। बिल्कुल सही बात है, एकदम राइट ऑप्शन है ये। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली तथा सलाहकारी अधिकारिकता होती है, ठीक है। ये बात सही है। ये भी तो ना ही तो आपका देखो इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है ये ऑप्शन। तो संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। सलाहकारी अधिकारिकता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता मूल तथा अपीली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा? तो ये भाई करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति एक तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है यानी अटॉर्नी जनरल की, और दूसरी राष्ट्रपति करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148(1) के तहत, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वो राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। तो यहाँ पे हमारे देखो कितने अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। पहला तो 148(1) जिसमें कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिया हुआ है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दूसरा 151(1) कि वो अपनी रिपोर्ट क्या करता है? राष्ट्रपति को देता है 151(1) के तहत। और 151(2) के तहत क्या करता है? वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को देता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अभी हमने बताया अनुच्छेद 148 के तहत। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भैया सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो भाई संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा या फिर मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा? तो भाई संविधान के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। 6 साल के लिए ये नियुक्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के वेतन एवं सेवा के शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और वो अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो भी पहले हो। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सारे पढ़ते हैं और फिर बताते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल सही बात है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वो अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, तो भाई ये भी बात सही है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं।
तो नहीं, राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते हैं उनको, क्योंकि उनको कैसे हटाया जाता है, तो ये वाला आपका सही नहीं है। उनको हटाया जाता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हटेगा उसी तरीके से हमारे ये भी हटेंगे, महालेखा परीक्षक भी। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं, उन्हें दोबारा से कोई भी पद प्राप्त नहीं होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है, तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट का आपका जो जज होगा उसके बराबर आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी होता है। नेक्स्ट, अब भाई कथन दिया हुआ है ए और बी, इस पर हम बात करते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। दूसरा दिया है उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना का। ए और आर कथन दोनों ही सही है। ठीक है, और ये व्याख्या भी सही कर रहा है इसकी। ठीक है, उसका काम होता है कि वो संसद के कानूनों को बनाए रखे और वैधता को सुनिश्चित करे, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा पालन नहीं किया जाता। तो हम सारे यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो भाई ये काम तो महालेखा परीक्षक करते हैं। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी करते हैं। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी करते हैं। तो 3 काम तो वो करते ही करते हैं। ठीक है, अब चौथा भी देख लेते हैं करते हैं या नहीं। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और ये सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, तो भाई ये काम नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नहीं है। ठीक है, तो भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का काम नहीं करता है, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो कर्तव्य है वो केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर और बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करना है। दूसरा इनका काम है व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ और हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करना, भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करना, राष्ट्रपति के आदेश पर वो स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा भी करता है और वो सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखा परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य ना करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि जो ब्रिटेन में नियंत्रक लेखा परीक्षक होता है वो दोनों प्रकार का अधिकार रखता है। ठीक है, यानी कि वो नियंत्रण भी रखता है और उसकी परीक्षा भी करता है। लेकिन यहाँ पर भारत में क्या है, नाम तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है लेकिन वो काम सिर्फ परीक्षा का ही करता है, नियंत्रण का काम उसका नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वो उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। बात बिल्कुल सही है, ये काम करता ही है। दूसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं यहाँ पर। लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के कार्यालय का महत्व क्या है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी प्रकार का नियंत्रण का कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं करता, उसका काम सिर्फ और सिर्फ परीक्षा करना है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकेंड देखते हैं। कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, बिल्कुल सही बात है। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो, तो ये भी आपका सही है। ठीक है,
अब आते हैं चौथे पे। कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनी की लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वो कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। तो भाई ये भी उसके हाथ में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा करेगा, ना अभियोग लगाएगा, ना ही किसी प्रकार का नियंत्रण करेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 और 3 ही सही है, बाकी ये दोनों पहला और चौथा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है भाई? तो अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। किसकी है? संसद की। संसद है इनकी टीका टिप्पणी पर कार्रवाई करेगी। तो संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है और अतः नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। और कैग किस में है? 148 में है, याद रखना है। नेक्स्ट, तो 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है, ये भी याद रखो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अभी मैंने बताया 149 करता है। ठीक है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है किसके द्वारा? तो ये हटाया जाता है भाई, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पे गड़बड़ है और आंसर। ठीक है, तो अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो होता है ऑडिटर जनरल, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124(4) कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के सम्मत उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो भाई लोक लेखा समिति का ही होता है, उसके डिपार्टमेंट में लोक लेखा समिति ही आती है। नेक्स्ट, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का काम केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो ये काम किया गया है 1976 में। ठीक है, तो 1971 में से 1976 में संशोधन पर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया और सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लोक लेखा की परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया। 1976 से केंद्र में लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग का कार्य जो है वो विभिन्न केंद्रीय विभागों के द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों को यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का निर्वहन वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखा की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। ये संशोधन किया गया है 1976 में। ये डेट याद रखनी है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? तो राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण यहाँ पर ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया, लेकिन हमें पता है कौन करता है, कैग करता है, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो भाई लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि अंबेडकर ने ही उन्हें कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा और वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका ये कर्तव्य होगा कि वो ये देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। नेक्स्ट, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के
14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अब हमें ये बताना है, ये थोड़ा पुराना है हमारा, तो हमें ये बताना है कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वर्तमान में हमारे क्या कौन है? क्या गिरीश चंद्र मुर्मू ही है या कोई और बन चुके हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, चलो देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो यहाँ दिया हुआ है कि अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पूर्व 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे। तो आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि गिरीश चंद्र मुर्मू इस समय नहीं होंगे, कोई नए बन चुके हैं। तो नए कौन बने वो आप बताएंगे, और किसका स्थान ग्रहण किया है ये भी बताना है आपको। नेक्स्ट, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, अधिकारी और संस्थान। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं और भाई मिलान करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, तो भाई किसका अधिकारी होता है वो? संस्थान का। तो हमें सबको पता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो यहाँ मिलान हो जाएगा राज्यसभा से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का होता है, ठीक। भारत का महाधिवक्ता, भारत का महान्यायवादी, तो देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन, लोकसभा की बैठक दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय दिया हुआ है और लोक उपक्रम समिति दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखना है, क्योंकि 5 ऑप्शन 4, तो देखो मैं बताती हूँ। भारत का उपराष्ट्रपति होगा, जो मैंने पहले बताया, राज्यसभा का अधिकारी होता है, तो ये हमारा मिलान हो गया। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का होता है, ये भी हमने मिला लिया था। अब बचे थे 2, भारत का महाधिवक्ता और भारत का न्यायवादी। तो भारत का महाधिवक्ता आपका उच्चतम न्यायालय का होता है, ठीक है, और भारत का महान्यायवादी होता है आपका लोकसभा की बैठक में। तो ये इस तरह से दिया हुआ है, लोकसभा की बैठक में भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है। यहाँ पे ये बात हो रही है, इसलिए ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। और भारत का महाधिवक्ता जो होता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता की अर्हता रखता है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही इन्होंने इतने कन्फ्यूज़न दे रखे हैं, संस्थान और इस तरह से। देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, भारत का महाधिवक्ता उल्लिखित है, जो कि गलत है। देखो गलत है, इसीलिए हम उसको समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाता है, जबकि संघ स्तर पर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है और अब हमें दूसरा टॉपिक भी करना है, तो चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। तो दूसरा टॉपिक है आज का हमारा वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है और सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। बात समझ आई? बात ये, इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई राजनीतिक समारोह होगा तो तब जो है, सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राजनीतिक जब समारोह होगा तो वहाँ पे किसकी सीट पहले होगी और किसकी सीट बाद में होगी बैठने की, कौन आगे बैठेगा और कौन पीछे बैठेगा, ये डिसाइड होगा क्रम से कि कौन सबसे बड़ा अधिकारी है और उसके बाद। तो यहाँ पे ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो दैनिक कार्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जुलाई 1969 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी, यानी ये डिसाइड वरीयता क्रम किया गया है 1979 को, ठीक। और वर्तमान में शीर्ष पदों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर पे कौन आता है। तो जाहिर सी बात है, पहले नंबर पे हमारे राष्ट्रपति आते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे पद होता है प्रधानमंत्री का, चौथे नंबर पर आते हैं राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, ठीक। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद इसमें 5 का में आपके, यानी इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं। 5 में आएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5 का में उसके बाद नंबर आएगा उप प्रधानमंत्री का, ठीक है। और हमें ये पता है कि उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में नहीं दिया हुआ है, ये बनाया गया पद है, ठीक है।
फिर छठे नंबर पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये दोनों बराबर हैं, दोनों को सीट बराबर से मिलेगी 6 नंबर पे। 7वें नंबर पे आते हैं केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा, लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में। ठीक है, तो 7 नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। तो पहले कैबिनेट के मंत्री आएंगे, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, फिर राज्यसभा के कैबिनेट मंत्री, फिर लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष आएंगे, फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री आएंगे और फिर राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में आएंगे। फिर इसमें भी पार्ट डिवाइड किया गया है, 7 का बनाया गया। तो 7 का में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति बैठाए जाएंगे। फिर उसके बाद 8वें नंबर पर बैठेंगे भारत स्थिति विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत और राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर। तो जो राज्य के बाहर हैं वो उनकी सीट होगी और जो राज्य के बाहर मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, उनकी सीट होगी। ठीक है, 9वें नंबर पे बैठेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी के न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश तो ऑलरेडी बैठ चुके हैं, अब 9 नंबर पर ही आएंगे। 9 का पे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बैठते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बैठते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त बैठते हैं। 10वें नंबर पे राज्यसभा के उपसभापति बैठते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष बैठते हैं, नीति आयोग के सदस्य बैठते हैं, राज्यों के उप मुख्यमंत्री बैठेंगे, केंद्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री बैठेंगे। 11 पे भारत के महान्यायवादी बैठेंगे, कैबिनेट सचिव बैठेंगे, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में बैठेंगे और 12 नंबर पे जनरल तथा उनके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वरीयता अनुक्रम समझ आई, इसको 2-4 बार पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। अब चलते हैं इसके PYQ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़े से हैं, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया हुआ है मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भाई यहाँ पे क्या करना है, हमें वरीयता क्रम लगाना है। तो वरीयता क्रम हम तभी लगा पाएंगे जब हमें ये थोड़ा सा लर्न होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन बैठेगा, तो सबसे इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो इन सब में सबसे बड़े हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश 6ठे नंबर पे बैठते हैं। ठीक, तो चलो इनका क्रम हम 6 लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद बैठेंगे संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य। ठीक है, तो संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य आपके बैठते हैं 7 नंबर पे। ठीक, फिर उसके बाद बैठेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके कहाँ बैठते हैं, 9 का में बैठते हैं। ठीक है, फिर बैठेंगे आपके मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, तो ये बैठते हैं आपके 11 नंबर पे। तो ये वरीयता क्रम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, हम अभी पढ़ चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो भाई भूतपूर्व राष्ट्रपति मिल गए हमें, तो यहाँ पे भूतपूर्व राष्ट्रपति है। तो ये दोनों ही भारत के न्यायाधीश के ऊपर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है। तो भाई यहाँ देख लो, उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ अपने राज्य में राज्यपाल आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि राज्यपाल 4थे नंबर पर डिसाइड करे गए हैं। पहले नंबर पर राष्ट्रपति हैं, दूसरे पर उपराष्ट्रपति हैं, तीसरे पर प्रधानमंत्री और 4थे नंबर पर राज्य के राज्यपालों को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया ये आ जाएंगे। ठीक, और आपका उप प्रधानमंत्री कहाँ आता है और भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आपके नंबर 5 में आते हैं और उप प्रधानमंत्री 5 क पे आते हैं। तो ये इनके नीचे हो गए। अब आ जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष पे। तो लोकसभा अध्यक्ष तो आपको पता है कि ये आते हैं 6 नंबर पे। जहाँ पर आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं वहाँ पे आपके लोकसभा अध्यक्ष भी आते हैं। इन दोनों का बराबर है, तो यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। तो देखो भाई, UPSC का अध्यक्ष है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कि 1 से अधिक। तो चलो यहाँ पर टेबल देख लेते हैं। वरीयता अनुक्रम टेबल ऑफ विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और ऑर्डर से संबंधित है। तो 26 जुलाई 1979 को ये
की गई थी। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक की वरीयता जो है, ये तीनों के तीनों 9 काम में आते हैं। ठीक है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 70वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन है? तो भाई यहाँ पे मंत्रिमंडल सचिव है। ठीक है, क्योंकि मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है और वो देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो यहाँ पर आपका भारत का मंत्रिमंडल सचिव होगा, यहाँ के ऑप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट करते करते हमारा आज का टॉपिक होता है फिनिश, और अब हम कल के टॉपिक में करेंगे लोकसभा। तो संसद शुरू होने वाली है, तो संसद हमारी शुरू होगी सबसे पहले लोकसभा से। तो कल हमें लोकसभा कंप्लीट करना है अपना। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और जिसको भी इसकी वीडियो की जरूरत हो उसके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।